उधर रमना की तबीयत संभलने में नहीं आ रही थी। उसके लिए सभी परेशान थे। अयाज हत्तुल इम्कान यही कोशिश कर रहा था कि अरशद साहब बेटी से ना मिल पाएं। उनका ब्लड प्रेशर अभी तक नॉर्मल नहीं हुआ था। बैरिस्टर साहब ने उन्होंने ये बहाना किया हुआ था कि रमना शदीद किस्म के फ्लू में मुब्तला है, लेकिन अरशद साहब कुछ मशकूक से थे। इस वक्त भी सभी बुजुर्ग इकट्ठे थे। बेगम, इतने दिन हो गए हैं, हम एक ही घर में रहते हुए अपनी बेटी की शक्ल देखने के लिए तरस रहे हैं। भाई, आखिर इसे कौन से खतरनाक फ्लू हो गया है? अयाज और कर्नल सदीक ने हमें उसके कमरे में जाने से क्यों रोक दिया है? ये राबिया, सुमेरा और शादी भी तो 24 घंटे रमना के कमरे में बैठी रहती हैं। इन्हें तो फ्लू नहीं हुआ, फिर हमें क्यों असर होने लगा? बेगम, मैं तो अपनी बच्ची के लिए बेहद उदास हो गया हूँ। आज तो चाहे सदीक रोके या अयाज, मैं अपनी रमना से जरूर मिलूंगा। अरशद साहब अखबार मेज पर रखकर जिद्दी अंदाज में बोले तो बीवी यानी हामदा बेगम ने भी हाँ में हाँ मिला दी। हाँ, मैं तो खुद अपनी बेटी की शक्ल देखने को तरस गई हूँ। ऐसा महसूस होने लगा है जैसे हमने उसे कोसों मील दूर भेज दिया है। हामदा बेगम ने आंसू पोंछते हुए कहा। तभी उनकी नजर सामने से आते हुए अयाज पर पड़ी। इससे पहले कि वो उसे पुकारती, अयाज बेटे इधर तो आना जरा। राशिदा बेगम ने आवाज दी तो वो रमना के कमरे में जाते जाते वापस लौट आया। जी अम्मी जान, आपने बुलाया है मुझे? वो हाथों में लिफाफा संभालता हुआ बोला। बेटा, ये क्या है तुम्हारे हाथों में? सादिया बेगम ने पूछा। जी, ये रमना की दवाएं हैं। वो जल्दी से बोला तो बैरिस्टर साहब को बहस करने का मौका मिल गया। अयाज बेटे, आज तो हम अपनी रमना से जरूर मिलेंगे। अब तो हमारे दिल में तरह तरह के वहम और वसवसे पैदा होने लगे हैं। तुम कुछ छुपा तो नहीं रहे हो हमसे? वो लरसी आवाज में बोले। अरे नहीं नहीं मामू जान, रमना अभी सेहतयाब नहीं हुई और मैं नहीं चाहता आप में से किसी को जरासीम लगे। वो घबरा गया। लेकिन अयाज बेटे, वो राबिया वगैरह तो हर वक्त रमना के कमरे में घुसी होती हैं। उन्हें तो कुछ भी नहीं हुआ, फिर हम कैसे बीमार पड़ सकते हैं? अरशद साहब बहस करने लगे। देखिए मामू जान, आपको और अम्मी को हाई ब्लड प्रेशर है। खुदा न खास्ता अगर आपको फ्लू हो गया तो बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। देखिए ना, सादिया मुमानी भी दिल की मरीजा हैं। मैं उन्हें भी वहां जाने की इजाजत नहीं दे सकता। मैं डॉक्टर हूँ। मैं किस तरह आप लोगों को खतरे में झोंक दूं? रह गई राबिया और शादी, तो वो जवान हैं, तंदुरुस्त हैं, उनमें बीमारी से लड़ने की कुव्वत और सकत है। उसने समझाया। प्लीज प्लीज आप लोग जिद मत करें। वैसे ही रमना ने भी मुझे और सदीक अंकल को सख्ती से रोका है कि आप लोगों को उसके कमरे की तरफ हरगिज ना आने दिया जाए। अयाज ने आजिजी से मिन्नतें करते हुए कहा। अच्छा, तो रमना ने भी रोका है, मना किया है? फिर ठीक है, हमें तुम पर एतबार है। वैसे मेरी बेटी जल्द ठीक हो जाएगी ना? कोई खतरे की बात तो नहीं? अरशद साहब ने कहा। वो तो बेटी की मोहब्बत में दीवाने थे और कैसे ना होते, वही तो उनकी मताए हयात थी। इंशाल्लाह मामू, 1-1.5 हफ्ते में वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएगी। अयाज ने महसूस किया कि जब उसने 1-1.5 हफ्ते की मुद्दत बताई तो अरशद साहब और हामदा बेगम के चेहरे पर मायूसी छा गई। अल्लाह, इतने दिन वो रमना को नहीं देख सकेंगे। उनका दिल ये सोच सोचकर घबराने लगा था। अयाज उनका हौसला बढ़ाने के लिए जल्दी से बोला। अब मेरा मतलब है कि वैसे तो रमना 3-4 दिनों तक बिल्कुल ठीक हो जाएगी, लेकिन आप जानते हैं कि फ्लू के बाद बेहद कमजोरी हो जाती है। फिर जरा सी बेहतियाती से डबल नमोनिया होने का खतरा होता है। वैसे रमना की आदत से तो आप बखूबी वाकिफ हैं। वो निचली तो बैठ नहीं सकती, लापरवाह है। खुदा ना खास्ता नमोनिया। हाय अल्लाह ना करे। उन्होंने दहलकर बात काट दी। ठीक है अयाज बेटे, तुम बेशक उसे रेस्ट करने दो, हम उसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हामदा बेगम दिल पर जबर करके बोली तो अयाज ने सुक्का सांस लिया, लेकिन उसकी वालदा कुछ मशकूक सी हो गई थी। उन्हें अयाज की बातों में बनावट नजर आ रही थी। साफ महसूस हो रहा था जैसे वो इन सबको ही टालने बहलाने की कोशिश कर रहा हो। अयाज बेटे, तुम जरा अपने कमरे में तो चलो। वो दर्जी तुम्हारे कपड़े सीकर दे गया है, वो ट्राई करके देख लो। राशिदा बेगम उसे बहाने से वहां से खिसका के ले गईं। फिर उनके पुरजोर इसरार पर अयाज ने उन्हें हकीकत हाल से आगाह किया और वकार और योबा के बारे में सभी कुछ बता दिया। ये तकलीफ दे इंकशाफ राशिदा बेगम को भी हरासा कर गया। रमना की अलालत की वजह से शादी का ज्यादा वक्त रमना के कमरे में ही गुजरता था। वो दिलो जान से अपनी अजीज सहेली की तीमारदारी में मसरूफ थी और हत्तुल इम्कान उसका दिल बहलाने और उसका गम भुलाने की कोशिश में लगी रहती थी। यही हाल राबिया और टीना का भी था। टीना भी हर दूसरे दिन चक्कर लगा लेती थी। साकिब के जाने के बाद उसकी रमना और उसके खानदान से गाड़ी छिन रही थी। इस वक्त भी शादी रमना के सराहने बैठी थी और वो तो दुआओं के जेरे असर सो रही थी। रानी, रानी उठो चंदा, थोड़ा सा जूस ही पी लो। सुबह से कुछ ना खाया है ना पिया है। शादी ने बजीद होकर उसे सहारा देकर उठाया। उसने बोझल पलकें उठाकर चारों तरफ देखा। शाजी, ये कमरे में इतना अंधेरा क्यों है? और ये इतनी गूंजदार भयानक आवाजें किस चीज की हैं? रमना घबरा कर बोली। रमना, तुम तो इतने दिनों से बुखार में बेहोश बेसुध पड़ी हो। तुम्हें तो पता ही नहीं है कि मशरकी पाकिस्तान में तो घमसान की जंग हो रही थी। अब हिंदुस्तान ने मगरबी पाकिस्तान पर भी हमला कर दिया है। बड़ी खतरनाक जंग हो रही है। इस वक्त भी ब्लैक आउट है और बाहर सड़क पर टैंक गुजर कर सरहद पर जा रहे हैं, तभी ये शोर हो रहा है।
वैसे थोड़ी थोड़ी देर के बाद हवाई हमले भी हो रहे हैं। सुमेरा ने सेब छीलते हुए बताया। उफ खुदाया, तो अब मगरबी पाकिस्तान भी जंग की लपेट में आ गया है। वो परेशान हो गई। शाजी, कुछ अकबर भाई और साकिब की खैरियत के मुतालिक भी खबर आई है या नहीं? रमना तड़प उठी। हाँ हाँ, तुम फिक्र मत करो, वो फराज का फोन आया था, वो बता रहे थे कि साकिब और अकबर की इतला आई है, वो बखैरियत हैं। शाजी ने जल्दी से बताया। और और फराज भाई, क्या वो भी सरहद पर? रमना ने खौफजदा अंदाज से शादी को देखा। हाँ रानी, वो झुमम बॉर्डर पर हैं। वो कह रहे थे कि फिक्रमंद होने की कोई बात नहीं है। शाजी ने बशाशत से मुस्कुराकर कहा तो रमना की जान में जान आई। राबी नजर नहीं आ रही, किधर हैं वो? रमना इधर उधर देखकर बोली। उन्हें टीना अपने साथ ले गई है। वो समाजी कारकुन खवातीन के साथ मिलजुल कर सारे शहर में दिफाई फंड और दीगर अतियात इकट्ठा करने की मुहिम में शरीक हैं। रमना, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ तो फिर हम भी इस नेक काम में हिस्सा लेंगे। वैसे आज राबी जरा देर से आएंगी क्योंकि कर्नल रहीम के घर में इलाज शरीफ में भी जाना है उन्हें। अरे अयाज, तुम सुबह से किधर गायब थे? वो अंदर आया तो शादी ने पूछा। आज मैं अस्पताल में मसरूफ रहा, बेशुमार लोग खून देने आए हुए थे, उसने बताया। फिर रमना की तरफ मुड़ा। और मेरी रानी का क्या हाल है? उसने झुककर रमना की पेशानी शफकत से चूमी, फिर उसका हाथ थामकर वहीं बैठ गया। मध्यम सी रोशनी में उसका सरापा बहुत नुमाया लग रहा था। हाल मत पूछो, दिल के जख्म बहुत ही मुश्किल से भरते हैं अयाज। वो दर्द से आंखें मूंद कर बोली। चलो, जख्म भर तो जाते हैं ना, वक्त का मरहम तुम्हें भी जिंदा रहने का सबक सिखा देगा। रमना, अगर अपना नहीं तो मामू और मुमानी जान का ही ख्याल करो। वो कब से तुम्हें एक नज़र देखने के लिए तड़प रहे हैं और मैं झूठ बोल बोल कर थक गया हूँ कि तुम्हें भयानक किस्म का फ्लू है। रमना, उन्होंने तुम्हें इस हाल में देखा तो न जाने उनका क्या हशर हो। आज भी मामू तुमसे मिलने की इतनी जिद कर रहे थे कि मैं हरासा हो गया। वो दवाओं का लिफाफा सुमेरा को पकड़ाकर बोला। तो आने दिया होता ना डैडी को, वो भी अपनी आंखों से मेरा हाल देख लें कि उनके किए हुए गलत फैसले ने उनकी लाडली बेटी को तबाही के किस मोड़ पर ला खड़ा किया है। रमना ने आंखें भेजकर सख्ती से कहा। ना वो बचपन में मुझे वकार से मंसूब करते, ना मेरे दिलो दिमाग में उसकी चाहत ने नक्श इतने गहरे छोड़े होते, और ना आज मैं यूं तबाह बर्बाद होती। ठीकरे की मांग। वो तन से हंसी। बड़ी मोहब्बत थी डैडी को अपने लाडले भतीजे से, तभी बेटी को कुर्बानी का बकरा बना दिया है। वो जहरीली हंसी हंस दी। अयास, तुम डैडी को यहाँ आने से हरगिज मत रोको, वो जिद्दी अंदाज में बोली। तो अयास को उसकी खुदगर्जी पर गुस्सा आ गया। तो ठीक है, अब मैं मामू को नहीं रोकूंगा, लेकिन रमना, इतना याद रखो कि वो बीमार आदमी हैं और तुम्हारी हालत देखकर जिंदा नहीं बचेंगे। उसने वार्निंग दी। अगर तुम वकार जैसे बेवफा और संगदिल इंसान की खातिर माँ बाप की जिंदगियों से खेलना चाहती हो तो शौक से खेलो, जरूर उनसे ले लो अपनी तबाही का इंतकाम। अयाज तैश के आलम में खड़ा हो गया। और तो रमना, वो सब कुछ सोचकर बोल गई। नहीं नहीं अयाज, मैं तो वो सब कुछ गुस्से के आलम में बक रही थी। मैं तो मामा और डैडी के लिए सब कुछ कुर्बान कर सकती हूँ। रमना ने मुंह पर हाथ रख लिया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और कोई अंदर चला आया। रानी बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अरशद साहब की आवाज़ आई तो सबने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। राशदा, सईदा बेगम और हामदा बेगम भी उनके पीछे पीछे अंदर आ गई थीं और तेजी से रमना की सिमत बढ़ी। और रमना, वो बेतहाशा अरशद साहब के सीने से लिपट कर रो दी। दूसरी तरफ से हामदा बेगम ने भी उसको बाजुओं में भेज लिया। रमना, क्या हुआ मेरे बच्चे को? क्या तबीयत बहुत खराब है? अरशद साहब उसे यूं बिलखता पाकर बेहद परेशान हो गए थे। डैडी डैडी, रमना हिचकियां लेती रही और उनके सीने से सर रगड़ती टकराती रही। उससे तो बोला ही नहीं जा रहा था। बेटा, कुछ तो बताओ, वरना तुम्हारे डैडी का दम निकल जाएगा। उनकी आवाज़ कपकपा रही थी। वो दर्द पड़ गए थे। उनकी हालत देखकर अयाज ने दखल दिया। रमना को कुछ नहीं हुआ मामू जान, प्लीज़ आप खुद को संभालिए। अयाज ने रमना को घूरते हुए इशारा किया तो वो खुद को संभालने लगी। डैडी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो तो मैं अयाज से नाराज़ हो रही थी कि ये मुझे आपसे मिलने क्यों नहीं दे रहा। मैं इतनी उदास थी आपके लिए। उसने बात बनाई। ओह अच्छा, शुक्र है खुदा का, वरना तुम्हें यूं देखकर मुझ पर बेहोशी तारी होने लगी थी। बैरिस्टर साहब रमना को प्यार करने लगे। हमें तो अयाज ने रोका भी कि तुम्हारे पास आने से हमें जरासीम लग सकते हैं, हम बहुत बीमार पड़ सकते हैं, लेकिन आज तो हमारा दिल तुम्हें देखने के लिए बेकाबू हुआ जा रहा था, तभी हमने रिस्क लेने की ठानी और तुम्हें एक नज़र देखने चले आए। वो मुतफक्किर से अयाज को देखकर हंस दिए। तुम बच्चे दरअसल वालदैन के जज्बात को, उनके बेगर्ज प्यार को समझ नहीं सकते हो। औलाद की मोहब्बत तो वालदैन से न जाने क्या कुछ करवाती है, उन्हें कातिल और स्मगलर तक बना देती है। औलाद की खातिर तो वो जान देने से भी दुरेग नहीं करते। तुमने मुगल बादशाह बाबर के बारे में तो सुना होगा कि उसने अपने बेटे को मौत के मुंह से बचाने के लिए उसके पलंग के गिर्द 7 चक्कर काटते हुए बारगाहे इलाही में दुआ की कि या रब्बो रहीम, तो मेरी जान के सदके मेरे बच्चे की जिंदगी बख्श दे। इसको जिंदगी देकर मुल्कुल मौत को मेरी रूह कब्ज करने का हुक्म दे दे। और रब्बे दो जहां ने भी उस गमज़दा बाप की आंखों को बेअसर ना जाने दिया। उसकी दुआ को कबूलियत बख्श कर उसके बेटे के मुर्दा तन में
नई रूह फूंक दी थी। बैरिस्टर साहब बेटी के सर को सीने से लगाए पुरसोज अंदाज में बोल रहे थे। सभी बेहद मुतासिर हो रहे थे। तो अयाज मियाँ, हम भी उन वालिदैन में से हैं जो औलाद की खुशियों के लिए जान तक देने से गुरेज नहीं करेंगे। वो मुस्कुराकर बोले तो रमना ने दुखी होकर अपना होंठ दांतों तले जकड़ लिया। ओह डैडी, मेरे प्यारे डैडी, आप मुझ पर जान निछावर करने की बात कर रहे हैं। आप मेरी खुशी की खातिर ये दुनिया छोड़ने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन आप नहीं जानते कि आपने अनजाने में खुद मुझे ही अपने हाथों हलाक करके जिंदा दरगोर कर दिया है। और जुल्म तो ये है कि खुदा जाने कितने ही वालिदैन अपनी औलाद पर कुर्बान होने वाले बाप बेखबरी में औलाद की भलाई सोचते सोचते उनके लिए अपने ही हाथों उनका कफन तैयार कर डालते हैं। कितनी ही रमना जैसी बेबस बेटियां अपने अरमानों के बेबस लाशें अपने ही कांधों पर उठाए जबरदस्ती ना चाहते हुए भी इस संगदिल दुनिया में जिए चले जाने पर मजबूर होंगी। रमना के वालिदैन ने भी तो उसकी बेहतरी समझकर उसे बचपन में वकार से मंसूब कर दिया था। वो ये नहीं जानते थे कि बड़ा होकर वकार यूं उनसे निगाहें फेर कर तोता चश्म हो जाएगा, उनके बरसों के बने सुनहरी ख्वाबों को आग लगाकर भस्म कर देगा और उनकी नाजो पली लाडली बेटी रमना, जिसकी ख्वाहिश कभी रद्द नहीं की गई थी, जिसकी आंखों से टपका एक आंसू ने बेहाल कर देता था, आज यूं तार तार दामन लिए और चिकनाचूर दिल की किरचियां समेटते समेटते कोयले समेटते जिंदा रह जाएगी। जीना था, रमना को भी जीना था। इन जान कुर्बान करने वाले वालिदैन के लिए जब्त करना था, रमना को भी जब्त करना था, अपने चाहने वालों की बका के लिए। रमना ने निढाल होकर सोचा और एक एक करके अपने गिर्द मौजूद सभी अजीजों को देखते हुए सोचा, लीजिए मामू, पहले आप ये गोली खा लीजिए। अयाज ने जबरदस्ती उन्हें गोली खिलाई। रमना बाप के सीने पर सर रखे बैठी थी। अयाज बेटे, वकार का कुछ पता है तुम्हें? कई दिनों से मैंने उसे देखा ही नहीं है, बैरिस्टर ने पूछा। मामू जान, वकार भाई अयाज के घर होते हैं, शायद इम्तिहान की तैयारी बड़े जोरों शोर से हो रही है। अयाज सुमेरा की तरफ देखकर तंजन बोला। अभी मामू जानते नहीं कि वो मोहतरम किस किस्म की पढ़ाइयों में मसरूफ हैं, उसने सोचा। आज मेरे पास मेरा पुराना दोस्त फरीद अहमद कॉन्ट्रैक्टर आया था। उसने तो मुझे बड़ी अजीब बात बताई है। वो कह रहा था कि वकार और रियाज उससे मिलने गए थे। वकार ने उससे कहा कि वो शॉपिंग सेंटर बनवाना चाहता है और उसकी तामीर का ठेका फरीद को देना चाहता है। फरीद ने हैरान होकर कहा, भाई वकार बेटा, प्लाजा या शॉपिंग सेंटर पर तो बहुत लागत आएगी। तो वकार कहने लगा, अंकल कुछ रुपया तो मेरे पास नकद पड़ा है, फिर मेरी जायदाद भी तकरीबन 70-80 लाख रुपए की होगी, बाकी हम बैंक से कर्ज ले लेंगे। फरीद ने पूछा, लेकिन वकार मियाँ, आप तो मुकाबले का इम्तिहान दे रहे हैं, अगर कामयाब हो गए तो मुलाजमत लग जाएगी, फिर आप बिजनेस किस तरह करेंगे? तो वकार कहने लगा, मैं मुकाबले का इम्तिहान नहीं दूंगा, मैं बस कारोबार करूंगा। फरीद अहमद ने कहा, क्या बैरिस्टर साहब को आपके इस फैसले का इल्म है? जिस पर रियाज बोला, अगर उन्हें इल्म नहीं है तो हो जाएगा। वकार कोई दूध पीते बच्चे तो नहीं है कि हर काम मामू से पूछ पूछ कर करें। अरशद साहब रवानी से बोल रहे थे और रमना का रंग उड़ चुका था। अयाज भी परेशान हो रहा था। यूं लगता था जैसे आज सब राज खुल जाएंगे। छोड़िए अंकल, ये बताइए, वो आपका और आंटी का उम्रे पर जाने का प्रोग्राम बना है या नहीं? शादी ने बात तब्दील की। बस बेटा, खुदा खैरियत से फराज को वापस लाए, फिर तुम्हारी और रमना की शादी से फारिग होकर ही हम सब यानी बेगम, राशदा बाजी, सादिया भाभी जान, हम इकट्ठे हज करने के लिए जाएंगे। अरशद साहब ने रमना को गले लगाकर कहा तो वो जब्त ना कर सकी और फट पड़ी। नहीं डैडी, नहीं, मैं शादी नहीं करूंगी। हाय डैडी, मैं तबाह हो गई और आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। आपने क्यों बचपन ही से मेरे गले में गुलामी और पाबंदी का तोक डाल दिया था? डैडी, वकार मुझसे शादी नहीं करना चाहते। वो शोभा को पसंद करते हैं, उसे अपनाना चाहते हैं। रमना दीवाना वार चीख उठी। अरशद साहब और सभी दंग शशदर बैठे थे। रमना, होश में आओ रमना, अयाज ने उसे झंझोड़ डाला। बावजूद लाख समझाने के वो जब्त ना कर सकी। दिल में दबा तूफान तमाम बंद तोड़ता हुआ रवानी से बह निकला और अपने साथ साथ बैरिस्टर साहब के अरमानों और हसीन ख्वाबों को भी बहा कर ले गया। रमना, खुदारा मामू का ख्याल करो, देखो वो किस कदर सफेद पड़ गए हैं। अयाज ने सरगोशी की तो वो रोती हुई बिस्तर पर गिर गई। नहीं नहीं, मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं किस तरह होश में आऊँ, कैसे जब से काम लूँ? वो कराही। मामू जान, मुमानी, अम्मी, प्लीज आप सब लोग बाहर चले जाएं, यहाँ से चले जाएं। अयाज हरासा था। अयाज, ये रमना क्या कह रही थी? अरशद साहब ने खोए खोए अंदाज में पूछा, लेकिन अयाज तो रमना को घूर रहा था। शाजी, जल्दी से ग्लूकोज या क्लोरोमीन बनाकर रमना को पिलाइए। आइए मामू, आप मेरे साथ आइए। अयाज उन्हें जबरदस्ती बाहर ले आया और सहरज़दा इंसान की तरह चल रहे थे। अयाज ने उन्हें टीवी लाउंज में ले जाकर सोफे पर बिठा दिया। राजदा बेगम और सभी खवातीन बेख्तियार रो रही थीं और अयाज खड़ा होंठ चबा रहा था। वो बैरिस्टर साहब उसे सवालिया नजरों से देख रहे थे। अम्मी जान, आपको तो मैंने सब हालात से आगाह कर दिया था। आप ही मामू जान और सादिया मोमानी को तमाम वाकयात बता दें। मुझ में तो ये तकलीफ दे भयानक इंकशाफ करने की बिल्कुल सकत नहीं है। वो हाथ मलता हुआ बोला,
मैं रमना को इंजेक्शन लगाकर अभी वापस आता हूँ। थोड़ी देर बाद अयाज जब वापस आया तो हामदा बेगम और सब फूट फूट कर रो रहे थे। खुद अरशद साहब भी बच्चों की तरह हिचकियां ले रहे थे। आंसू रवानी से उनके दर्द होते चेहरे से फिसलकर गोद में गिर रहे थे। यूं महसूस होता जैसे किसी ने उनके वजूद से खून की आखिरी बूंद भी निचोड़ ली हो। अयाज ने घबराकर जल्दी से इंजेक्शन बनाया और उनके बाजू में सुई उतार दी और वो फिर भी बेहिस्सो हरकत बैठे रहे। मामू जान, खुदारा होश में आइए। देखिए, जिंदगी तो हादसात का दूसरा नाम है। अगर आपने हिम्मत हार दी तो फिर रमना की हिम्मत कौन बंधाएगा? अगर आप ही ने बुजदली का सबूत दिया तो फिर रमना अगर आप ही ने बुजदली का सबूत दिया तो फिर रमना जिंदा नहीं रहेगी, वो भी मर जाएगी। और ये सब जो कुछ हुआ है उसे रमना की जिंदगी की खातिर एक भयानक ख्वाब समझकर भूल जाइए। दिलो दिमाग से उसका नक्श तक खुरच डालिए। बस ये याद रखिए कि अगर आपने या मुमानी ने या घर के किसी फर्द ने इस सदमे को बर्दाश्त ना किया और उसके सामने हौसला हारा तो फिर आप लोग रमना के जनाजे को खुद कांधा देंगे। अयाज ने उन्हें मुतंबा किया। वो जानबूझकर सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहा था। नहीं, नहीं, ऐसा मत कहो अयाज, मेरी उम्र भी मेरी बच्ची को लगे। हामदा बेगम तड़प उठी। मुमानी जान, मैं आपको कहे दे रहा हूँ कि रमना की जिंदगी और मौत मेरे इख्तियार में नहीं है। अगर आप एक बार आंसू बहाएंगी तो वह 10 बार रोएगी, लेकिन अगर आप हंसता मुस्कुराता चेहरा लेकर उसके सामने गईं तो उसे भी आपकी खुशनुदी की खातिर मुस्कुराना पड़ेगा। प्लीज मुमानी, आप भी खुद को संभालें। देखिए ना, आपके वकार समझदार हैं, अपने दोस्त दुश्मन की पहचान है। वो जो कुछ कर रहे हैं शायद इसमें उन्हें बेहतरी और भलाई नजर आती होगी। अयाज ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आप सुमेरा का ख्याल करें, वो कितने दिनों से रो रो कर हरकान हो रही है। अयाज की बातें सुनकर सादिया बेगम बेख्तियार उसके सीने से लगकर बिलखने लगी। वकार, वकार, क्या काश के तू पैदा होते ही मर जाता। बदबख्त, बदनसीब, खुदा तुझे हमेशा नामुराद रखे। वो बेटे को कोसने और बददुआएं देने लगी। इस तरह मत कहिए मुमानी जान, बल्कि ये दुआ मांगे खुदा वकार भाई को सीधे रास्ते पर लाए। अयाज ने उन्हें टोका, फिर मामू को जबरदस्ती उठाकर सहारा देकर बेडरूम में छोड़ने के लिए बढ़ा ही था कि बाहर कार रुकने की आवाज आई। रात का वक्त, फिर बेहद खामोशी होने की वजह से सरगोशी की आवाज भी दूर दूर तक सुनाई देती थी। अच्छा वकार, खुदा हाफिज। लड़की की ऊंची आवाज आई, फिर बोली, क्या मैं सुबह आपको लेने आ जाऊं? उसने पूछा। नहीं योबा, तुम मत आना, मैं खुद आ जाऊंगा, वकार की दबी दबी सी आवाज आई। मैं जानती हूँ कि तुम अपने घर वालों से डरते हो। भाई, मैं तो सुबह खुद लेने आऊंगी। वो मुज़हका उड़ाने वाले अंदाज में हंसी। वकार ने फौरन हथियार डाल दिए। अच्छा बाबा, अब तो तुम जाओ और देखो ब्लैक आउट है, बिजली तो हर तरफ बंद है। तुम गाड़ी जरा ध्यान से चलाना, खुदा ना खास्ता कहीं एक्सीडेंट ना कर देना। मैंने तुम्हें मना भी किया था कि मैं अकेला चला जाऊंगा। तुम्हें मुझे छोड़ने की, घर तक पहुंचाने की तकलीफ नहीं करनी चाहिए, लेकिन तुम भी एक ही जिद्दी हो। वो प्यार भरे अंदाज से डांट कर बोला। तकलीफ कैसी? मैं तो खुद चाहती थी कि इस तरह कुछ और वक्त आपकी हमराही में गुजर जाएगा। ये मेरी दुआओं का असर तो है कि रास्ते में ही हवाई हमले से बचाव का सायरन बज गया और हम 2 घंटे सड़क के किनारे कार में इकट्ठे बैठे बातें करते रहे। योबा ने जज्बाती आवाज में कहा तो वकार हंस दिया। और अब मुझे तुम्हारी जो फिक्र रहेगी, अगर फिर हवाई हमला हो गया तो पता नहीं तुम्हें कितनी देर तक रास्ते में रुकना पड़ेगा। वकार के लहजे में तफ्शीश आया थी। अच्छा जी, अगर आपको मेरी इतनी फिक्र है तो आप मुझे रोक क्यों नहीं लेते? मत जाने देना मुझे वापिस, योबा ने चैलेंज करने वाले अंदाज में कहा। काश योबा, मैं इस तरह कर सकता, तुम्हें रोक सकता, वकार ने बोझल आवाज में हसरत भरे अंदाज से कहा तो योबा इतराने लगी। क्यों भला? खौफ किसका है? आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते? आप मुझे अपने पास, अपने कमरे में सबसे छुपा कर रखिएगा ना। वो लाड और नाज भरे अंदाज से बोली। इस घर में तो जरा भी प्राइवेसी नहीं है। रमना मुंह उठाए दंदनाती हुई मेरे कमरे में घुसी चली आती है। बाकी सब लोगों का भी यही हाल है। वो मुंह बनाकर बोला। बस योबा, कुछ अरसा सब्र कर लो, हमारा कारोबार शुरू हो जाए, फिर मैं फौरन अलग घर बनाऊंगा, वकार ने यकीन दिलाया। अल्लाह वकार, क्या आप इतने सारे रुपयों का इंतजाम कर लेंगे? बहुत बड़ी रकम है ये, वो पुज़मुर्दा लहजे में बोली। ओफो योबा, कितनी बार तुमसे कहा है कि तुम फिक्र मत करो, ये सब मसले मुझ पर छोड़ दो, वो तसल्ली देने लगा। तभी योबा ने कार का दरवाजा खोला और बाहर निकल आई। अरे, ये तुम कार से बाहर क्यों निकल आई हो? वो जल्दी से बोला। बस दिल जो चाह रहा है कि आपके करीब रहूं। उफ, कितना अंधेरा है। वो चारों सिम देखती हुई झुरझुरी लेकर बोली तो वकार मुस्कुरा दिया। योबा, पहले तो तुम अंधेरे से बहुत खौफजदा हो जाती थी, क्या अब तुम्हें डर नहीं लग रहा है? उसकी आवाज बोझल थी। ना, जब से आपका साथ मिला है ना, बस हर वक्त हिफाजत का एहसास रहता है। विक्की, ए विक्की, मुझे यूं लगता है जैसे आपके होते हुए मुझे कुछ नहीं हो सकता, कोई दुख, कोई तकलीफ नहीं आ सकती। वो करीब होकर बोली, फिर एकदम झुककर अपने कदमों की तरफ देखा। अरे, ये मेरे पाँव में क्या चीज सरसरा रही है? उफ, सांप,
सांप? वो दिल दहला देने वाले अंदाज में चीखी और बेतहाशा वकार के करीब आ गई। वकार ने भी बौखलाकर उसे पकड़कर परे किया और तेजी से 2-4 कदम दूर हट गया। फिर वो गौर जमीन की तरफ देखने लगा। उसे अंधेरे में देखने में दिक्कत हो रही थी। फिर उसे कोई चीज नजर आ गई। वाह भई वाह, बड़ी बहादुर हो योबा तुम तो। ये तो लकड़ी थी जिसे तुमने सांप समझा और अभी फरमा रही थी कि विक्की, मुझे आपके होते हुए जरा डर नहीं लगता। वो हंसा तो योबा झीम कर बोली, जनाब, हमने खौफजदा होने के बाद पनाह भी तो आपके कुर्ब में ढूंढी है ना। वो निहायत मोहब्बत से बोली। फिर एक तकलीफ दे खामोशी छा गई। अंदर कमरे में मौजूद सभी बुजुर्ग ये इश्किया मुकालमेबाजी न चाहते हुए भी सुन रहे थे और गुमसुम थे। सादिया बेगम का वजूद तो गुस्से से थरथरा रहा था। वो तिमतिमाती हुई खड़ी हो गईं। उनका दिल चाह रहा था कि इकलौते बिगड़े हुए बेटे का मुंह थप्पड़ों से सुर कर डालें, जिसकी वजह से आज वो शर्मसार थीं और बैरिस्टर साहब जैसे नेकदिल इंसान से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रही थीं। लेकिन अयाज ने लपक कर उनका रास्ता रोक लिया। मुमानी जान, ये भी अच्छा हुआ कि आपने योबा और वकार की सब बातें अपने कानों से सुन ली हैं। अब आप जो फैसला भी करें, वकार और योबा की इन बातों को जहन में रख कर कीजिएगा। हाँ, अयाज बिल्कुल सही कह रहा है भाभी। हम बूढ़े हो गए हैं। हमारी सोचें भी वक्त के साथ साथ बहुत सीधा हो गई हैं। अपनी जिंदगी बनाने या बिगाड़ने का फैसला अब हमारे बच्चे, हमारी औलादें खुद किया करेंगी। अरशद साहब ने कपकपाती, शिकस्त खोरदा आवाज में कहा। यूं महसूस होता था जैसे उनकी उम्र में अचानक 10 सालों का इजाफा हो गया हो। उनके कंधे बेटी के सदमे के बोझ से झुक गए थे। आइए बेगम, हमें कमरे में ले चलिए। वो हामदा बेगम का सहारा लेकर वहां से चले गए। अम्मी जान, आप भी सादिया मुमानी को कमरे में लेती जाएं। बेहतर है कि अभी आप लोग वकार का सामना ना करें, ना ही इससे इस सिलसिले में कोई बात करें। राजदा बेगम भी भावच को लेकर वहां से टल गईं। अयाज तो यूं भी वकार का सामना नहीं करना चाहता था। बुजुर्गों के उठते ही वो सीढ़ियां फलांगता रमना के कमरे में जा पहुंचा। उसे यकीन था कि योबा ने अपनी कार जानबूझकर रमना के कमरे के नीचे खड़ी की थी। खुदा करे रमना ने इन दोनों की ये बेहुदा बातें ना सुनी हों। वो कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा लैंप बुझा हुआ था और बाग की सिमट की खिड़की खुली हुई थी और रमना खिड़की के पर से सर टिकाए बाहर देख रही थी। शाजी और सुमेरा बेबसी की तस्वीर बनी करीब खड़ी हाथ मल रही थीं। अयाज ने सुमेरा को इशारे से बुलाया। वो गुस्से से तमतमाती करीब चली आई। अयाज, लगता है वकार भाई का दिमाग बिल्कुल चल गया है। तोबा, किस ढिठाई से रमना की खिड़की के नीचे खड़े उस कमीनी जलील योबा से रोमांस भगा रहे हैं। अल्लाह, दिल चाह रहा है चचा जान का रिवॉल्वर उठाकर उस कमीनी योबा को गोलियों से छलनी कर दूं। वो गुस्से से भभक रही थी। यही नहीं, अभी सब बुजुर्गों ने अपने कानों से तुम्हारे लाडले भाई के मोहब्बत भरे डायलॉग सुने हैं। मामू, हामदा मुमानी और तुम्हारी अम्मी की तो बुरी हालत है। तुम जाओ और उन्हें संभालो। अयाज ने सुमेरा को भेज दिया और रमना की तरफ बढ़ा। रमना, ये तुम अपने बिस्तर से निकली क्या कर रही हो भला? अयाज ने झिंझलाकर कहा। खामोश रहो अयाज, इस वक्त मैं रोमियो जूलियट को इन एक्शन देख रही हूँ। रमना ने बुलंद आवाज में कहा। तो जल्दी से नीचे खड़े वकार ने घबरा कर ऊपर देखा। उसे तो ख्याल भी नहीं था कि वो रमना के कमरे के ऐन नीचे खड़े थे। ना ये गुमान था कि इस कदर अलील होने के बावजूद रमना बिस्तर से निकलकर उनकी जासूसी कर रही होगी। रमना, तुम उन दोनों को झोंको जहन्नुम में और फौरन बिस्तर में घुसो। अयाज ने चिढ़कर उसे खिड़की से हटाना चाहा, लेकिन वो जिद्दी लड़की वहीं जमी उन्हें देखती रही। आखिर शाजी से ना रहा गया तो उसने उसका कंधा हिलाकर कहा, प्लीज रमना, तुम कुछ तो अपनी अना और इज्जत नफ्स का ख्याल करो। वकार और योबा तो जानबूझकर तुम्हें जलाने और चिढ़ाने के लिए यहाँ आकर ये रोमांटिक सीन कर रहे हैं। सच कहती हूँ, अब भी अगर तुम वकार के पीछे पड़ी रही तो योबा तुम्हारा मजाक उड़ाएगी। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो इन दोनों बेहुदा घटिया लोगों की परवाह भी ना करती। रमना, ये तुम्हारी ही नहीं, हम सबकी इज्जत का सवाल है। शाजी ने तैश के आलम में उसे झंझोड़ डाला तो रमना ने बड़े जब्त से उसे देखा और मुस्कुराई। नहीं शाजी, मैं एक अजीज दोस्त साकिब को खोने के बाद तुम्हें खोना नहीं चाहती। सच शाजी, मेरी दोस्त, मेरी बहन, अब मैं वही कुछ करूंगी जो तुम चाहोगी। योबा वकार भी मेरा मजाक नहीं उड़ा सकेंगे। वो शादी से लिपट गई तो शादी ने उसे गले से भेंचकर पेशानी चूम ली। फिर खिड़की से सर बाहर निकालकर वकार को आवाज दी। सुनिए वकार भाई, क्यों बेचारी योबा को इतनी सर्दी में लेकर खड़े हुए हैं? इसे नमूनिया हो जाएगा। रमना कह रही है आप दोनों उसी के कमरे में आ जाएं, यहीं आकर बातें कर लें। शाजी ने जानबूझकर कहा तो वकार सटपटा गया। खुद योबा भी इस किस्म की जवाबी कार्रवाई की तवक्का नहीं रखती थी। वो भी घबरा गई। नहीं नहीं, योबा वापस जा रही थी। उसने जल्दी से उसे जाने का इशारा किया और वो भागकर कार में बैठ गई और तेजी से ड्राइव करती हुई चली गई। वकार ने ऊपर देखा तो शाजी और रमना के चेहरे नजर आए। वकार खज्जल सा होकर अंदर की तरफ बढ़ा। एहसास शर्मिंदगी से उसकी पेशानी भीग रही थी। उधर शाजी अपनी प्यारी सहेली को समझाने लगी। रमना, मेरी जान, तुम्हें खुद को बदलना होगा। इससे पहले कि वो वकार तुम्हें योबा की खातिर ठुकराए, तुम्हारी जगह हंसाई हो, तुम्हें खुद ही उससे लाताल्लुकी का इजहार करना होगा। तुम्हें वकार को भूलना पड़ेगा। सच रमना, तुम अगर एक बार मुसम्मम इरादा कर लोगी, फिर तुम देखोगी कि तुम्हारे लिए उनकी नजर
तुम्हारे लिए उनको नज़रअंदाज करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। रमना, मैं नहीं चाहती कि जोबा जैसी घटिया और छिछोरी लड़की लोगों से मिलने जुलने वालों से ये कहती फिरे कि वकार ने उसकी खातिर अपने बचपन की मंगेतर को छोड़ दिया है। शाजी ने उसका हाथ दबाते हुए मिन्नत की। लेकिन शाजी, ये झूठ भी तो नहीं है ना। वकार ने योबा की खातिर ही मुझे छोड़ दिया है। इस बुरी तरह धुतकारा और ठुकराया है मुझे। वो जब से लबरेज ठहरे हुए अंदाज से बोली। मैं सच कहता हूँ रमना, आज भी अगर कोई लड़की वकार के सामने मोहब्बत का ढोंग रचाए, उस पर सदके वारी हो, तो वकार शर्तिया उसकी खातिर योबा डार्लिंग को भी छोड़ भागेगा। अरे मैं तो बरसों पहले से उसे जान गया था, परख चुका था कि वो मुस्तकिल मिजाज इंसान नहीं है, पर तुम्हारी ही आंखों पर बेखबरी और गफलत के पर्दे पड़े हुए थे। अयाज ने उसे नरमी से समझाया। फिर बताओ ना, आखिर मैं क्या करूं? रमना बेबसी से बोली। तुम जरा होशमंदी से काम लेते हुए अपने जहन और दिल को टटोलो। क्या अब भी तुम साकिब के लिए मन में कुछ तड़प, थोड़ी सी कसक महसूस नहीं करती? शाजी ने कहा। हाँ, इतने दिनों से मैं आंखें मौन कर साकिब ही के बारे में तो सोचती रही हूँ। ए काश मैं इतनी अहमक और बेवकूफ़ न होती। काश कि मैंने साकिब के जज्बात की दिल से कदर की होती। वो दुख से बोली, आवाज़ में पछतावे रचे थे। अयाज ने हैरान होकर उसे देखा। वो तो शौक और अलहड़ रमना की बजाय शिकस्ता और जख्मों से चूर चूर वजूद लग रही थी। तो क्या ये हादसा रमना की शख्सियत को बिल्कुल बदल के रख देगा? ये घर, ये दरो दीवार, खुद हमारे कान इसकी हंसी और कहकहों की आवाज़ सुनने से महरूम रह जाएंगे। ये तसव्वुर भी अयाज के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ये जुल्म नहीं होने दूंगा। वो रमना के सामने घुटनों के बल झुक गया और मजबूती से उसके हाथ थाम लिए और उसकी पूर्णम आंखों में झांकने लगा। रमना, मुझे तुम्हारी कसम है, अगर अगर मैंने खुद को जल्दी ना संभाला और चंद दिन अगर तुमने खुद को जल्दी ना संभाला और चंद दिन पहले वाली रमना ना बन गई, तो मैं वकार और योबा दोनों को कत्ल कर डालूंगा, क्योंकि वही तुम्हारी तबाही का सबब हैं। खुदा की कसम, मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो मजबूत लहजे में बोला। ओए, तुम दीवाने हुए हो जाजी। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। रमना ने उसका चेहरा थाम लिया। नहीं, मुझे अपनी वही शरीर नटखट रानी चाहिए। ये तुम्हारे चेहरे की संजीदगी, तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर मैं तो दीवाना हो रहा हूँ। तुम मेरी बात को मजाक मत समझना। मैं तुम्हारी खुशी की खातिर सब कुछ कर सकता हूँ। अयाज की आंखें भर आईं। रमना भी दबी दबी सिसकियां ले रही थी। जाजी, मेरे प्यारे भाई, तुम लोगों के होते हुए भला मुझे कौन दुख दे सकता है? मैं तो तुम लोगों के प्यार के सहारे सारे दुख भूल जाऊंगी और तुम्हारे लिए जिंदा रहूंगी। मैं शाजी, साकिब, डैडी, मामा के लिए जिंदा रहूंगी। ये सब तो मेरे हैं ना। आप सब तो मुझे कभी धोखा नहीं देंगे। वो यकीन से बोली। जाजी, तुम मुझसे वादा करो कि वकार या योबा से उलझने की कोशिश नहीं करोगे। उसने अयाज का चेहरा ऊपर उठाते हुए कहा। सुनो रमना, अगर तुम ठीक रही, खुश रही, तो मैं भी उन्हें कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन ये बात तो तय है कि योबा अब यहाँ कदम नहीं रख सकती। वो आगाह करता हुआ बोला। कल अगर वो वकार को लेने यहाँ आई तो मैं उसे धक्के देकर निकाल दूंगा। अयाज ने गुस्से से कहा तो रमना ने मना किया। अयाज, इस तरह तो वकार तुमसे उलझेगा, खामखा लड़ाई हो जाएगी। देखो अयाज, वैसे तो तुम मुझे सब्र करने और इस वाक्य को नजरअंदाज करने की नसीहतें कर रहे हो। तुम चाहते हो कि मैं वकार का ताक़ुब ना करूं और अगर मुझसे दामन छुड़ा रहा है तो मैं भी लाताल्लुक हो जाऊं। फिर आखिर तुम योबा को इतनी अहमियत क्यों दे रहे हो? वो कुछ लापरवाही जाहिर करती हुई बोली। वो चंडाल अगर आती है तो आने दो, मैं उसकी रत्ती भर भी परवाह नहीं करूंगी और तुम भी उसे नजरअंदाज करना। रमना हौसले से बोली। रमना, क्या तुम उसे वकार के साथ देखकर बर्दाश्त कर लोगी? रमना, योबा बहुत ओछी और छिछोरी लड़की है। वो तो जानबूझकर तुम्हारे साथ फजूल हरकतें करेगी। अयाज ने बेयकीनी से कहा तो वो धीरे से मुस्कुराई। जाजी, अब जब बात बर्दाश्त करने की है तो फिर मुझे भी अपना हौसला आजमा लेने दो। वैसे मैं जूं जूं वकार के मुतल्लिक सोचती हूँ, मेरे दिलो दिमाग में कदूरत और नफरत पैदा होती जा रही है। ऐसा महसूस होने लगा है जैसे दिल की जगह किसी ने बर्फ की बोझल सिल रख दी हो। वो पलकें मौन कर बोली। रमना, इसकी वजह यह है कि पहले पहल तुम वकार के हर ऐब, उसकी बुरी बातों को मुसलसल नजरअंदाज करती रहती थी। अब ठोकर लगने के बाद तुम्हारी आंख खुली है तो तुम्हें सच और झूठ का पता चल रहा है। शाजी ने कहा तो रमना ने दोनों हाथों में सर थाम लिया। देखा देखा रमना, तुम फिर से उदास हो गई ना। मैं तुम्हें इस तरह नहीं देखना चाहता। अयाज उसकी शक्ल देखकर बेचैन हो गया तो रमना ने अफसुर्दगी से पूछा। अयाज, इतने भी बेरहम, ऐसे जालिम मत बनो। ये जख्म भरने में कुछ देर तो लगेगी। मुझे कुछ तो संभलने का मौका दो। ताज़ा ताज़ा घाव है, लहू तो रिसेगा ही। वो आहिस्ता से बोली। तो फिर मैं भी वकार के दिल पर, उसके वजूद पर ऐसे गहरे जख्म लगाऊंगा कि वो जिंदगी भर मुस्कुरा नहीं सकेगा। अयाज मुठियां भींचकर खड़ा हो गया। वो तो वाकई मरने मारने पर तुला हुआ था। उसका बस नहीं चल रहा था कि रमना के लिए खुशियां कहीं से समेट लाए। वो तुम्हें रुलाकर खुद नहीं हंस सकते।
हाय जाजी, चंदा, तुम्हें मेरी कसम है, प्लीज बैठ जाओ, मैं वादा करती हूँ कि अब कभी उदास नहीं रहूंगी। रमना ने घबरा कर सहमे अंदाज में उसका हाथ पकड़ लिया। तभी बाहर कार रुकने और किसी की बातें करने की आवाज आई। मेरा ख्याल है राबिया बाजी आ गई हैं। बाहर कार की आवाज आई है। मैं जाकर उन्हें ले आऊं, अंधेरे में कहीं उन्हें ठोकर न लग जाए। वो जेब से पेंसिल टॉर्च निकाल कर उसकी रोशनी में नीचे उतर गया और शादी रमना को समझाने बुझाने लगी। तभी राबिया और टीना अंदर दाखिल हुई। टीना ने उन्हें सहारा दिया हुआ था। अयाज भी टॉर्च से रोशनी डालता हुआ साथ ही था। हेलो शाजी, रमना, सुनाओ अब तबीयत कैसी है? राबिया ने पूछा, फिर उसके करीब ही बैठ गईं। वो कुछ हाँफ सी रही थीं। आज राबिया ने तो टीना को बहुत खौफजदा और हरासा कर दिया था। उनके शाम को अचानक पेट में दर्द शुरू हो गया। पहले तो वो जब्त करती रहीं, लेकिन जब दर्द नाकाबिले बर्दाश्त हो गया तो उन्होंने चुपके से टीना को आगाह किया, जो घबराकर जफर को बताने चली गई। फिर जफर उन्हें लेकर फौरन सीएमएच की तरफ रवाना हुए ही थे कि रास्ते में हवाई हमले का सायरन बज गया। फिर वो लोग इमरजेंसी कार्ड दिखा दिखाकर अस्पताल पहुंचे और फौरन कर्नल मुदस्सिर से चेकअप करवाया। तो उन्होंने कहा कि आप राबिया को फौरन अस्पताल में दाखिल करवा दें तो बेहतर होगा। लेकिन राबी थी कि एक बार घर जाना चाहती थी और वो सब तैयारी करके कपड़े और दीगर अहम चीजें इकट्ठी करके आ जाएंगी। टीना ने उन्हें रिपोर्ट देते हुए कहा तो सभी एक्साइटेड हो गए। अच्छा, फिर तो अम्मी को फौरन बताना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता होगा कि राबी कौन कौन सी चीजें हमरा लेकर जाएं। अयाज ने खुश होकर हाथ थाम लिया, लेकिन राबिया कुछ सहमी सहमी और पुजमर्दा सी थी। हाय जाजी, पता नहीं क्यों मेरा दिल बुरी तरह घबरा रहा है। मुझे मुझे बहुत खौफ सा महसूस हो रहा है। राबिया बेख्तियार रोने लगी। ए काश कि इनके रफीके सफर, इनके अजीज तरीन शोहर भी वहीं उनके साथ होते और राबी का हाथ थामकर उन्हें तसल्ली देते, हौसला बढ़ाते। अल्लाह, आज वो किस कदर शिद्दत से उनकी कमी महसूस कर रही थीं। राबी का दिल दुख गया। वाह भई वाह, राबी, भला रोने की क्या जरूरत है, सब ठीक हो जाएगा। रमना ने उन्हें गले से लगा लिया। अयाज की आंखें भी डुबडुबा रही थीं। बहुत जल्द अयाज मामू जान बन जाएंगे और हमारे अकबर भाई वालदे मोहतरम। अकबर जब वापिस आएंगे तो अपने मुन्ने, अपने बच्चे को देखकर किस कदर खुश होंगे। रमना भी यह खुशखबरी सुनकर निहाल हो गई थी। अल्लाह, वह किस तेजी से गुजर रहा है। देखिए ना, फरवरी में आपकी शादी हुई थी, फिर मार्च में मशरकी पाकिस्तान में हंगामे शुरू हो गए और अकबर भाई को वहां जाना पड़ा, और अब फिर दिसंबर शुरू है और इतनी जल्दी हमारे घर में एक नया मेहमान आ जाएगा। अब तो खूब रौनक रहेगी। रमना बशाश लहजे में बोली तो अयास और शाजी राबिया ने एक दूसरे की सिम देखकर सुक्का सांस लिया। शुक्र है वो नॉर्मल नजर आ रही थी। अच्छा रमना, तुम अब सोने की कोशिश करो, शाजी ने उसकी पेशानी से हिलाते हुए कहा। नहीं शाजी, मुझे सोते हुए बहुत डर लगता है। अजीब अजीब ख्वाब दिखाई देते हैं। कई दिनों से मैं साकिब को जख्मी हालत में देख रही हूँ। मैंने देखा कि साकिब एक बुलंद पहाड़ की चोटी पर खड़ा हुआ मुझे आवाजें दे देकर बुला रहा है। मैं बामुश्किल उस पहाड़ पर चढ़ती हूँ। जब नजदीक पहुंचकर उसका हाथ थामने लगती हूँ तो यकलक पहाड़ फट जाता है और साकिब नीचे, बहुत नीचे गहराई में गिरता चला जाता है। वो शादी का हाथ मजबूती से थाम कर लर्जीदा लहजे में बता रही थी कि टीना ने तसल्ली दी। रमना, ऐसे परेशान कुन ख्वाबों की ताबीर बहुत अच्छी और मुबारक होती है। हाँ, मैं तुम्हें एक खुशखबरी सुनाना भूल ही गई। आज साकिब की अम्मी भी हमारे यहाँ मेलाज शरीफ में आई हुई थी। आंटी फरीदा ने बताया है कि उन्हें कर्नल साहब ने इतला दी है कि साकिब बखैरियत हैं और बड़ी बहादुरी से मुल्क का दिफा कर रहे हैं और उनकी तरक्की हुई है, वो मेजर हो गए हैं। हाँ, साकिब के डैडी कर्नल शफीक की भी को भी कॉल आ गई है, उन्हें भी ड्यूटी पर बुला लिया गया है। टीना ने इतलाहात फराहम की। आजकल फरीदा आंटी अकेली होती हैं, वो घंटों जाए नमाज पर बैठी इबादत करती रहती हैं। हैरत तो यह है रमना कि आंटी किस कदर कम हौसला और वहमी खातून थीं, वो जो साकिब को एक लम्हे के लिए भी निगाहों से ओझल नहीं होने देती थीं। बेटे की मामूली सी तकलीफ या जुदाई उनको बेहाल कर देती थी। लेकिन अब ये जानते हुए भी कि मशरकी पाकिस्तान में शदीद खतरा और ज़बरदस्त जंग हो रही है, वो सब्र तहम्मुल की तस्वीर बनी हुई है। टीना ने रमना का हाथ थामकर पूरी तफसील बताई तो रमना ये सुनकर खुश हो गई। अच्छा, तो गुड्डू मेजर हो गया है और वो बिल्कुल बखैरियत है। शुक्र है अल्लाह। रमना के चेहरे पर रौनक आ गई। मुबारक हो रमना, और तुम्हें तो फरीदा आंटी की बहादुरी से सबक सीखना चाहिए। आप बराए खुदा तुम भी बिस्तर से उठो, बुजली बुजली छोड़ो। टीना ने कहा। देखो, फरीदा आंटी बिल्कुल तन्हा होती हैं, तुम उनके पास रहा करो, इस तरह उनका दिल भी बहला रहेगा। शाजी ने कहा। तुम ठीक कहती हो, वाकई मैं तो बेकार के चक्करों में ऐसी उलझी हूँ कि फरीदा आंटी के पास जा ही नहीं सकी। वो भी सोचती होंगी कि साकिब के जाने के बाद मैंने उनकी खबर ना ली। अल्लाह, मैं कितनी मतलबी हूँ। रमना खुद को मुलामत करती हुई अफसुर्दगी से बोली। फिर वो चौंक गई और दरवाजे की तरफ गौर से देखा। कमरे में लैंप की बहुत ही हल्की सी रोशनी फैली हुई थी, जिसकी वजह से किसी को पहचानने में खासी दिक्कत होती थी। रमना ने हाथ की ओट करके दरवाजे की तरफ देखा। बिलाशुबा वहां कोई मौजूद था। राबिया और टीना भी मुतवज्जा हो गई और बगौर देखा।
कौन है? राबिया ने पूछा तो वो जैसे झिझकता हुआ आगे बढ़ा और रमना उसे देखकर दंग रह गई। वकार और उसके कमरे में? दिल बेतरह से धड़क उठा। न जाने वो क्या कहने के लिए आया था। वो ऊंची होकर बैठ गई। वकार लैंप के करीब आकर रुक गया। मध्यम मध्यम जर्द रोशनी की लरसती लो उसके चेहरे पर अंधेरे उजाले बखेर रही थी। इनका साया लंबा होकर दीवार पर अजीब अजीब सा लग रहा था। तभी कुछ सोचकर रमना का दिल बहुत उदास हो गया। उसके लिए वकार साया ही तो बन गया था। दीवानावार अपनी सुध-बुध भुलाए वो उसके पीछे दौड़ी थी और इतनी ही तेज रफ्तारी से वो दुश्मने जान उसकी पहुंच से बाहर हो गया था। यहाँ तक कि जिंदगी तक से निकल गया था। रमना ने सीने से उठती आह को सीने में ही दफन कर लिया। उसकी आंखों में नमी फैलने लगी तो करीब बैठी शाजी ने जोर से उसका हाथ दबाया। वो होश में आ गई। फिर भी टिकटिकी बांधे वकार के चेहरे को तके जा रही थी। फिर रमना ने दबी दबी सांस लेकर अयाज की तरफ देखा जो खुद पे जब्त किए बैठा था और रमना को बगौर देख रहा था, मुतफक्किर सा कि न जाने रमना क्या रिस्पॉन्स दे, क्या रद्द अमल हो। हद है ढिठाई और बेहिसी की। अभी चंद मिनट पहले सभी ने तो उसे योबा के साथ रंगे हाथों पकड़ा था। छोटे बड़े सभी उसकी रोमांटिक गुफ्तगू सुनकर एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। फिर भी ये वकार किसी का लिहाज किए बगैर यूं मुंह उठाए रमना के कमरे में आ घुसा था, ये जानते हुए भी कि रमना उसको योबा के साथ देख चुकी है, सभी बातें सुन चुकी है और उसी लम्हे रमना के दिलो दिमाग पर क्या क्या घाव लगे होंगे उसको कतई परवाह नहीं थी। अयाज तिलमिला रहा था। राबी, मैं ये पूछने आया था कि सुमेरा और अम्मी कहाँ हैं? वो अपने कमरे में तो नहीं है? वकार ने पूछा। मुझे मालूम नहीं वकार मियाँ, मैं तो खुद थोड़ी देर पहले टीना के घर से वापिस आई हूँ, राबी ने कहा। उनके नजदीक बैठी टीना पलकें झपका झपका कर हैरान नजरों से वकार को देखे जा रही थी। फिर पहचान कर बोली, अरे वकार साहब, आप यहाँ कैसे? टीना, क्या तुम वकार को जानती हो? राबिया ने एकदम पूछा तो वो उलझी उलझी टीना ने बताया, हाँ, कल ही इनसे तफसीली मुलाकात हुई है। ये कल योबा के साथ मेरे घर आए थे और योबा ने इनका तारुफ कुछ इस तरह करवाया। कहने लगी, टीना डियर, इनसे मिलो, ये हैं मेरे मंगेतर वकार। तब योबा की बड़ी बहन मिसेस खालदा बशीर ने मम्मी को बताया कि अनकरीब योबा से इनकी शादी होने वाली है। ये बड़ी नामी ग्रामी फैमिली से ताल्लुक रखते हैं और बड़े पैसे वाले हैं। अनकरीब शॉपिंग सेंटर बनवा रहे हैं वगैरह वगैरह। लेकिन वकार साहब, आप यहाँ इस घर में क्या कर रहे हैं? टीना ने सादगी से पूछा। वो बेचारी तो रमना और वकार के दोहरे रिश्तों से नावाकिफ थी। वो नहीं जानती थी कि वकार रमना का चचाजाद भाई है या मंगेतर भी था। टीना, तुम्हें ये सुनकर यकीनन हैरत होगी कि वकार रमना के अजीज हैं, इनके चचाजाद भाई हैं, शाजी ने बताया। उधर अयाज के चेहरे पर कबीजगी के एहसार पैदा हो गए थे क्योंकि वो देख रहा था कि वो टीना के वकार और योबा के बारे में इंकशाफ सुनकर गुमसुम सी हो गई थी। अयाज ने उसका हाथ हिलाया तो वो चौंक कर उसे देखने लगी। अयाज के चेहरे पर सख्ती फैली हुई थी। उसने झट धमकी दी, देखो रमना, अगर तुम खुद को नहीं संभालोगी तो मैं वकार को अभी अभी मजा चखा दूंगा। ये इस तरह तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा सकता। अयाज ने दांत भेंचकर आहिस्ता से कहा तो रमना ने घबराकर उसका हाथ जकड़ लिया। इधर टीना के लिए ये इंकशाफ चौंका देने वाला था। वो भी उलझी उलझी सी थी। अच्छा, तो वकार रमना के कजन है? इसका मतलब तो ये हुआ कि योबा तुम्हारी होने वाली भाभी हैं। वैसे मुझे सख्त हैरत हो रही है ये सुनकर। अजीब बात है ये तो, टीना ने कुछ सोचते हुए कहा और वकार भी घबरा गया और वहां से खिसकने का मौका तलाश करने लगा। हैरत किस बात की है टीना? शाजी ने मशकूक होकर पूछा। यही के योबा मिसेस बशीरा वगैरह का रहन सहन, आदात, ख्यालात आप लोगों से बिल्कुल ही मुख्तलिफ हैं। मेरा मतलब है मैं आप लोगों को भी अच्छी तरह जानती हूँ। फिर कर्नल बशीर योबा की फैमिली से तो हमारे बहुत पुराने ताल्लुकात हैं। उन लोगों के और आपके ख्यालात में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो तो हद से ज़्यादा फैशनेबल और मॉडर्न हैं। फिर ये रिश्ता तय कैसे पा गया? मेरा मतलब है कि तुम्हारे कज़न वकार साहब भी मुझे उनके म्यार के नहीं लगते। ना ये ज़्यादा मॉड हैं और ना ही इतने तेज तरार। टीना हैरान थी। बात दरअसल ये है कि ये रिश्ता खानदान के बुजुर्गों ने नहीं बल्कि वकार साहब ने अपनी पसंद से खुद तय किया है। रह गई ख्यालात ना मिलने वाली बात या मॉडर्न होने की, तो मुमकिन है कि वकार के ख्यालात योबा के ख्यालात से मिलते जुलते हों, तभी तो ये इस कदर मुतमईन और खुश हैं। फिर जब ये शादा हैं तो हम तुम्हें एतराज़ करने वाले कौन होते हैं? वैसे मेरी तरफ से मुबारकबाद कबूल करो वकार। रमना की आवाज़ में तलखी रची थी। सभी चौंक गए। खुद वकार भी खसियाना सा खड़ा पहलू बदल रहा था। तभी टीना ने सोचते हुए एक और बात की। अरे हाँ, याद आया, वो योबा कह रही थी कि वकार पहले अपनी किसी कज़न से मंसूब थे, लेकिन उन्होंने मेरी खातिरी से ठुकरा दिया और शादी से इनकार कर दिया। फिर इस सदमे से वो बेचारी बुरी तरह से बीमार पड़ गई है और योबा बहुत इतरा कर कह रही थी कि मैं जब भी वकार के घर फ़ोन करती थी तो उसकी मंगेतर मेरी बेइज्जती कर देती थी। अब मज़ा आएगा जब मैं वकार की मंगेतर की हैसियत से उसके घर जाऊंगी, फिर उसे जी भरकर इंतकाम लूंगी। वैसे रमना, मिस्टर वकार की पहली मंगेतर कौन थी? टीना ने उन्हें देखते हुए पूछा।
सभी अपनी अपनी जगह पहलू बदल कर रह गए। अयाज ने जबड़े भेजते हुए मुठ्ठियां कस लीं। यूं लगता था जैसे वो अभी उछलकर वकार को रगेट डालेगा, लेकिन रमना ने उसका हाथ पकड़ लिया। खुद रमना का चेहरा एहसास नदामत से सुर्ख हो रहा था। दिल में शदीद नफरत उभर आई थी। अल्लाह, यह वकार किस बेदर्दी से, इंतहाई ढिठाई से जगह जगह हर घर में उसके बारे में फजूल कहानियां बनवा रहा था, उसकी बेइज्जती करवा रहा था, और वो भी जोबा जैसी जलील ओछी लड़की के हाथों। वो ये सोचकर सुलग उठी और बड़ी हिम्मत से बोली, टीना, मैं हूं वो मंगेतर जिसे ठुकराकर वकार साहब जोबा को अपना रहे हैं। मैं थी इनके ठेकरे की मांग, मुझे धुतकारा गया है जोबा की खातिर। वो हाँपी। हाँ टीना, मैं हूं वो अहमक कमबख्त जो ठुकराए जाने के सदमों से बीमार पड़ी है। योबा मुझसे अपनी तौहीन का इंतकाम लेना चाहती है। रमना रुक कर बोली, फिर वकार को घूरा। लेकिन टीना, योबा ये बात नहीं जानती, वो इस हकीकत से वाकिफ नहीं। अभी भी बेखबरी में मुझ पर उसके किसी इंतकाम का कोई असर नहीं हुआ, ना होगा, क्योंकि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था कि वकार मेरे लिए मौजू नहीं है। हम अच्छे शरीके सफर नहीं बन सकते। तभी मैं पीछे हट गई थी, और अब ये सब घटिया बातें सुनकर मुझे एहसास होता है कि मैं खुशनसीब हूँ जो इनके चुंगल में फंसने से बच गई। वो हकारत से बोली तो वकार तमतमाया हुआ चेहरा लेकर बाहर जाने के लिए बढ़ा, लेकिन रमना ने उसे ललकारा। बैठ जाओ वकार, भागने की जरूरत नहीं है, रमना ने सख्ती से कहा। अयाज और शाजी ने देखा कि रमना जोश और गैरत का पैकर लग रही थी, और यही उनकी ख्वाहिश थी, कोशिश थी कि अब वो अपनी पूरी खुदी, अपनी अना को यादों तले ना मसले, अपना झुका सर बुलंद करके अपने हकूक के लिए लड़े। हैं रमना, वकार तुम्हारा मंगेतर था? टीना शशदर ही तो रह गई। फिर उसने अपना माथा पीटा। ऑफ कोर्स, तौबा, मैं भी कितनी भुलक्कड़ हूँ। साकिब ने कितनी बार तो बताया था कि रमना अपने कजन वकार से मंसूब है। फिर वो मुस्कुरा दी। चलो ये भी अच्छा हुआ, अब साकिब का रास्ता तो साफ हो गया है ना, टीना ने खरे लहजे में कहा। नहीं टीना, साकिब के रास्ते में भला कौन आ सकता था? मुझे तो बहुत पहले एहसास हो गया था कि वकार के और मेरे रास्ते और राहें जुदा जुदा हैं। इनका हद से ज्यादा शक्की होना, बात बेबात इल्जाम तराशना। अरे ये रिश्ता मेरे वालिदैन ने तय किया था, और वो भी इस वक्त जब मैंने इस दुनिया में आंख खोली थी। पहली बार मेरी चीख इन फिजाओं में बिखरी थी। बचपन से मैं यही नाम सुनती रही, तभी इन्हें अपना समझ बैठी थी। मैं तो अपनी रजा, अपनी पसंद जाने बिना वालिदैन की लाज रख रही थी, इनकी दी हुई जुबान का एहतराम कर रही थी। लेकिन ये कम ज़र्फ इंसान इस एहतराम और मोहब्बत का नाजायज़ फ़ायदा उठाने लगा। ये मुझे अपनी मलकियत ही नहीं, अपनी ज़र खरीद लौंडी समझने लगा। कसूर मेरा भी है कि मैंने भी इसकी हर जायज़ और नाजायज़ हुक्म पर सर झुकाया, कभी भी मोतरज ना हुई और इनको शय मिलती चली गई। मैंने अपनी खुददारी को पांव तले रौंद डाला, तो सिर्फ इनकी खुशनुदी हासिल करने के लिए, और मुझे इन वफाओं का क्या सिला मिला? बदनामी, इल्ज़ाम तराशियाँ, बदकिरदार होने का इल्ज़ाम। नहीं वकार साहब, औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन एक शक्की और नाजायज इल्ज़ाम तराशने वाले मर्द का साथ वह मुश्किल बर्दाश्त करती है। वकार साहब, मैं आपको साफ साफ लफ्ज़ों में बता देना चाहती हूँ कि मेरे दिल से आपकी मोहब्बत और इज्जत ख़त्म हो चुकी है, और मैं इस भयानक ख्वाब से जाकर हकीकत की दुनिया में आ चुकी हूँ। वो हकीकत ये है कि सिर्फ साकिब ही मेरी मंजिल है। रमना बेहद मजबूत लहजे में बोली और वकार की आंखों में देखा, जिसका चेहरा एहसासे तौहीन से बिगड़ सा गया। भवें खींची गईं, पेशानी पर तेवरियां जमी हुई थीं, निगाहों में कहरो गजब का तूफान ठाठे मार रहा था। रमना, तुम्हें ऐसी बेहुदा बातें करते हुए शर्म नहीं आती? वकार उसके मुंह से साकिब का नाम सुनकर धाड़ा। अरे वाह, तुम कौन होते हो मुझे रोकने टोकने वाले? जाओ जाओ, अपनी योबा को संभालो। रमना ने भी बराबर का जवाब दिया तो वकार तिल मिलाकर बाहर जाने लगा। हाँ मिस्टर वकार, तुम अपनी मंगेतर को मेरा ये पैगाम दे देना। उस हराफा से कहना कि रमना ने कहलवाया है कि अब कभी उसने किसी के सामने मेरे बारे में कोई बकवास की, कोई बेहुदा इंकशाफ किया, तो मैं उसके घर आकर उसका मुंह तोड़ डालूंगी, और फिर देखूंगी कि मेरा हाथ रोकने वाला कौन सूरमा आता है। उसने गुस्से से तकरीबन चीखते हुए कहा। वकार का दिल तो चाह रहा था कि वो रमना की गर्दन पकड़कर झंझोड़ डाले, उसका मुंह बंद कर दे, लेकिन वो इस वक्त झगड़ा बढ़ाने के मूड में ना था, और वैसे भी उसे अयाज और राबिया के तेवर भी बहुत बिगड़े नजर आ रहे थे। वो होंठ काटता बाहर निकल गया तो टीना सर झटकती आगे बढ़ी। आई एम सो सॉरी रमना, अगर अनजाने में मुझसे कोई गलत बात हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ कर दो। बेखबर सी टीना ने माजरत की। नहीं टीना, जो कुछ भी हुआ उसमें भला तुम्हारा क्या दोष? वो उदासी से मुस्कुराई और अयाज का हाथ हिलाया। जाजी, अब तो तुम और शाजी खुश होना कि मैंने अपनी इज्जत और गैरत पर कोई हर्फ नहीं आने दिया। शाजी खुश होकर उससे लिपट गई, और जज्बाती से अयाज ने अपनी भीगी पलकों पर रमना का हाथ रख दिया। दूसरी सुबह नाश्ते की मेज पर अजीब तकलीफ देसी खामोशी और दादरसी छाई हुई थी। सब ही जैसे एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। इतने में वकार अंदर दाखिल हुआ।
अस्सलाम वालेकुम। वकार ने मेज के करीब आकर सलाम किया और कुर्सी हटाकर बैठ गया। सभी चौंक गए। राशिदा बेगम और हामदा ने एक दूसरे को देखा। हामदा बेगम का दिल चाह रहा था वो इस एहसान फरामोश लुटेरे का मुंह नोच लें जिसने उनकी जिसने उनकी बेगुनाह, मासूम और भोली भाली सी बेटी के अरमानों को आग लगा दी। उसे बुरी तरह से घाव लगाया था कि वो चारपाई पर पड़ गई थी। आओ वकार बेटे, नाश्ता करो, अरशद साहब ने हमेशा की मानिंद जब्तो तहम्मुल से कहा। बेगम, आप रमना का नाश्ता उसके कमरे में भिजवा दीजिए ना। वो नहीं चाहते थे कि वकार और रमना का आमना सामना हो। नहीं डैडी, मैं नाश्ता आप लोगों के साथ करूंगी। रमना स्वेटर के बटन बंद करती हुई वहीं चली आई, फिर झुककर माँ और बाप को प्यार किया। अरे बेटे, आप क्यों आ गई हैं? आपका और शादी का नाश्ता तो मैंने कमरे में भिजवा दिया है। हामदा बेगम सटपटा कर बोली। मामा, शादी तो सुबह सुबह घर चली गई थी और मैं तनहा बोर हो रही थी, इसलिए हिम्मत करके आ गई हूँ। वो अयाज की प्लेट में से मीठा तोज उठाकर खाने लगी। उसने वकार की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा था और हैरत अंगेज बात तो ये थी कि दिल ने भी उसे पहले की मानिंद मजबूर नहीं किया था कि वो उसे बार बार देखे। वो लाताल्लुक सी बन गई थी। मामा, सादिया चची और सुमेरा नजर नहीं आ रही हैं, क्या वो नाश्ता नहीं करेंगी? रमना ने उन्हें गैर मौजूद पाकर पूछा। बेटे, तुम्हारी सादिया चची की तबीयत ठीक नहीं है, मैंने नाश्ता उनके कमरे में भिजवा दिया है, राशिदा फूफो ने बताया। अरे क्या हुआ है अम्मी को? वकार ने टोस्ट वापस प्लेट में रखते हुए पूछा। उनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, डॉक्टर सदीकी ने उन्हें गोलियां दी हैं, राबिया ने गहरी नजरों से देखते हुए कहा। अच्छा, मुझे अम्मी ने तो कुछ बताया ही नहीं। कब से है उनकी तबीयत खराब? वो पूछने लगा। भाई, तुम्हें वो बताती भी तो कैसे? तुम तो अपनी पढ़ाई और इम्तिहानात की तैयारी में मसरूफ हो। तुम सुबह निकले तो रात को देर से लौटे। सादिया बता रही थी कि तुम उनसे कई कई दिनों से मुलाकात ही नहीं करते। ना जाने तुम किन चक्रों में फंसे हो। राजदा फूफो ने हैरत अंगेज अंदाज में कहा तो उसने झीप कर सर झुका लिया। मम्मा, मैं जरा सादिया चची को देखने जा रही हूँ। रमना बाहर निकल गई। वकार सर झुकाए बैठा रहा। रमना तेज तेज कदम उठाती सादिया बेगम के कमरे की तरफ बढ़ी तो उसने पर्दा हटाकर अंदर झांका तो घबरा कर रह गई। सुमेरा और सादिया बेगम हिचकियों से रो रही थीं। अरे चची जान, क्यों रो रही हैं आप? रमना तेजी से करीब पहुंची। रमना, तुम कैसे यहाँ आ गई? तुम्हारी तो तबीयत ठीक ना थी। सुमेरा ने परेशान होकर उसे पकड़ लिया। मैं ठीक हूँ सुमेरा, ये बताएं क्यों रो रहे हैं आप लोग? हालांकि वो जानती थी कि चची क्यों रो रही हैं, फिर भी वो दिल पर जबर करके उन्हें हौसला देना चाहती थी। सादिया बेगम ने उठकर उसे सीने से लिपटा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। यही हाल सुमेरा का था। फिर बावजूद जब्त के रमना की पलकें भीग गईं, लेकिन ये वक्त कमजोरी दिखाने का नहीं था। रमना, मैंने अम्मी को वकार भाई के करतूत बता दिए थे, बल्कि अम्मी ने कल वकार और योबा की बातें खुद अपने कानों से सुन ली हैं, सुमेरा ने बताया तो रमना ने निढाल होकर सादिया बेगम के गुदास सीने में मुंह छुपा लिया। फिर तो जब्त का दामन हाथ से छूट गया। वो बिलक बिलक कर रो दी। मन मंदिर में बरसों से तामीर किए हुए हसीन सपनों के महल पल भर में जमीन बोस हो गए थे। दिल का दुख, तमाम कुर्ब आंखों से बह निकला। ना चाहते हुए भी बरसात होने लगी। मेरी बच्ची, मेरी रमना, काश तुम्हारी आंखों में आंसू देखने से पहले मैं मर जाती। लेकिन तुम दिल छोटा मत करो। वकार को मनमानी करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। योबा कभी मेरी बहू नहीं बन सकती। वो उसको दीवानावार चूम रही थी, लेकिन रमना कतियत से बोली। नहीं नहीं चची जान, मैं वकार के लिए थोड़ी रो रही थी। मैं तो पागल हूँ। आपको और सुमेरा को रोता देखकर जब्त ना कर सकी। आप मुझसे वादा करें कि आप वकार की हर बात मान लेंगी। जरा सोचिए चची जान, वो आपके इकलौते बेटे और आपके बुढ़ापे का सहारा हैं। फिर वो समझदार हैं, अक्लमंद हैं, अपना बुरा भला खूब पहचानते हैं। चची जान, शादी तो जिंदगी भर का संजोग है, उम्र भर का साथ है। बेहतर यही है कि वकार अपनी शरीके जिंदगी खुद मुंतखब करें। रमना दिल पर जबर करके उन्हें समझाने लगी। सादिया बेगम बच्ची तो नहीं थी, वो सब समझती थी और जानती थी। रमना, मैं जानती हूँ तुम ये किस दिल से कह रही हो, लेकिन मैं तुम्हें कभी ये कुर्बानी नहीं देने दूंगी, वो मजबूत लहजे में बोली। नहीं चची जान, मैं खुद गर्ज नहीं हूँ। आप मेरी खातिर वकार से कोई झगड़ा मोल नहीं लेंगी, वो आजिज़ी से बोली। ये कैसे हो सकता है बेटी? मैंने तो तुम्हारी पैदाइश के बाद एक ही ख्वाब देखा है, तुम्हें हमेशा अपनी बहू, अपने वकार की दुल्हन के रूप में देखती रही हूँ। फिर बताओ, आखिर किस दिल से तुम्हारी जगह उस बदबख्त शोभा को दे दूँ? वो दिल थाम कर रोने लगी तो रमना दिल गरिफ्तगी से बोली। आप हमेशा ख्वाबों में मुझे दुल्हन के रूप में देखती रही हैं ना चची जान? फिर बताइए, कभी ख्वाब भी हकीकत बनते हैं? वो मुस्कुरा दी। फिर बहुत देर तक रमना, सादिया बेगम और सुमेरा को वकार के हक में समझाती रही, लेकिन वो दोनों अपनी जिद पर कायम रहीं। जरा भर टस से मस ना हुई। नाकाम होकर रमना अपना बोझल दिल संभाले बाहर निकली तो पर्दे के पीछे खड़े वकार से टकरा कर लड़खड़ा गई। आज वो हाथी से संभालने, गिरने से बचाने के लिए नहीं बढ़े थे। वो खुद ही दरवाजे से टकरा कर संभल गई और वकार को देखा। वो कहर आलूद नजरों से उसे घूर रहा था।
तो सुमेरा और अम्मी जान के कान भर आई हो ना, खूब वर्गलाया होगा मेरे खिलाफ। वो गर्जा, न जाने वो कब से वहां छुपा खड़ा उनकी बातें सुन रहा था, फिर भी हस्बे आदत इल्जाम तराशने लगा। और यही आदत तो रमना को अब खार की तरह खटकने लगी थी। वो सुलग उठी। तुम जरा हवासों में आओ, कुछ होश की दवा करो। भला मुझे क्या जरूरत है मैं किसी को वर्गलाती फिरूं? रमना ने कहा। उसकी आवाज अंदर कमरे में बैठी सादिया और सुमेरा के कानों से टकराई तो वो बाहर निकल आई। क्या बात है रमना, क्या कह रहा था वकार तुम्हें? सादिया बेगम ने तेवरी चढ़ाकर पूछा तो वो झट बोला, कुछ नहीं अम्मी जान, भला मुझे क्या जरूरत है इनसे कुछ कहने और सुनने की? मैं तो आपसे चंद जरूरी बातें करने आया हूँ। वो रमना को हटाकर आगे बढ़ा और कमरे में दाखिल हुआ। सादिया बेगम ने रमना को भी कमरे में आने के लिए कहा, लेकिन रमना ने यह कहकर माजरत कर ली कि राबी अस्पताल जा रही हैं और उनके सामान की चेकिंग करवाना चाहती है। वो आंसू जब्त करती वहीं से खिसक आई। फिर वकार ने इंतहाई जुर्रत से काम लेकर माँ से बरमला कह दिया कि वो मुकाबले का इम्तिहान नहीं देना चाहता, बल्कि कारोबार करने का इरादा रखता है और उसके जहन में शॉपिंग सेंटर बनवाने की स्कीम है। यह सुनकर सादिया बेगम गुस्से से बेकाबू हो गई और उन्होंने उसे वाज़ेह अल्फाज में कह दिया कि वो वकार को कारोबार करने की हरगिज इजाज़त नहीं देंगी। बल्कि उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें बैरिस्टर साहब के कॉन्ट्रैक्टर दोस्त ने पहले ही से उनके प्लान के बारे में आगाह कर दिया था। फिर वकार ने दबी जुबान में योबा का भी तस्करा किया तो सादिया बेगम बिल्कुल बेकाबू हो गईं। वो तो वकार का मुंह थप्पड़ों से लाल कर देना चाहती थीं, लेकिन सुमेरा झगड़ा बढ़ जाने और तमाशा बन जाने के ख्याल से आड़े आ गई और माँ को रोक लिया। तब भी सादिया बेगम ने वाज़ेह अल्फाज में वकार को मुतंबा कर दिया कि अगर वकार ने उनकी मर्जी के खिलाफ एक कदम भी उठाया तो वो उसे आग करने से भी गुरेज नहीं करेंगी और घर से निकालने से भी नहीं हिचकिचाएंगी। वकार ने इन तमाम बातों का इल्जाम रमना पर लगाया कि उसके वर्गलाने और बहकावे में आकर इतनी मोहब्बत करने और उस पर जान देने वाली माँ आज बेटे के खिलाफ हो गई है और वो भी इंतकामन रमना से हरगिज शादी नहीं करेगा, बल्कि उसे और अजियत और दुख देगा। वकार ये कहकर चला गया तो सादिया बेगम ने निढाल होकर सर थाम लिया। खुदाया, एक बेटा भी किसी किसी का लायक होता है, पर इस जैसी गुस्ताख और बदबख्त औलाद तो खुदा किसी दुश्मन को भी ना दे। वो कर्ब से होंठ काट कर बोली। हामदा बेगम अपने ख्यालों में गुम रमना का स्वेटर बुन रही थीं। तभी फोन की घंटी बजी तो हामदा बेगम ने रिसीवर उठाकर कान से लगाया। अयाज का अस्पताल से फोन आया था। मुमानी जान, मुबारक हो, राबी का हाँ बेटा हुआ है, 8 पाउंड का है और बेहद प्यारा प्यारा। फोन पर हामदा खानम की आवाज सुनते ही अयाज की खुशी से खिलखिलाती हुई आवाज आई तो हामदा बेगम का चेहरा खिल उठा। वो अयाज से तफसील पूछने लगी। अच्छा, तुम्हें भी मुबारक हो, राबी का हाँ बेटा हुआ है। खैर से तुम मामू जान बन गए हो। वो निहाल होकर बोली। बुआ अख्तरी मारे तजस्सुस के करीब आ गईं। क्या हुआ बेगम, किसके यहाँ बेटा हुआ है? वो इश्तियाक से बोली। बुआ, अपनी राबिया खैर से बेटे की माँ बन गई हैं। हामदा बेगम ने हंसकर उसे बताया तो वो बौखला कर पाँव में जूती अड़सती, गिरती पड़ती मुबारक सलामत का शोर मचाती राशिदा बेगम और सबको खुशखबरी सुनाने भागी। जरा देर बाद घर में खूब शोर सा मच गया। 22 नवंबर से मशरकी पाकिस्तान में बाकायदा जंग शुरू हो गई थी और 30 दिसंबर को मगरबी महाजों पर भी भारत ने हमला कर दिया था। पाकिस्तानी फौज ने बेजिगरी से मुकाबला किया, लेकिन फौज की बेहद कोशिश के बावजूद हालात और ज्यादा खराब होते गए। भारत ने इंसान दुश्मन ताकतों के बिलबोते पर पाकिस्तान को मिटाने की भरपूर कोशिश की। फिर 16 दिसंबर का मनहूस तरीन दिन तलू हुआ। हमारी फौज ने दुश्मनों के सामने हथियार डाल दिए। जानने वाले जानते थे कि सकूत ढाका का अलमिया हमारे हुक्मरानों की गद्दारी की वजह से पेश आया था। हकीकत तो यह है कि मगरबी महाज पर हमने शिकस्त नहीं खाई थी, बल्कि ये जिल्लत हम पर जबरदस्ती मुसल्लत की गई थी। यही नहीं बल्कि 93,000 फौजी भी जंगी कैदी बना लिए गए थे। मशरकी पाकिस्तान में मुकीम मगरबी पाकिस्तानियों को भी जंगी कैदी बना लिया गया था। इस तरह जंगी कैदियों की तादाद तकरीबन 1 लाख हो गई थी। मगरबी पाकिस्तान के दरो दीवार पर दुखों गम के भयानक बादल छा गए थे। लाखों घरों में क्यामत का समा था। अजीब सी वहशत तारी थी। किसी का बेटा, किसी का भाई और शोहर, गर्ज के कोई ना कोई करीबी या दूर का रिश्तेदार जरूर सफाक दुश्मनों की कैद में था। अकबर और साकिब का आशियाना भी तूफान की जद में आ गया था। बैरिस्टर अरशद को कर्नल गौस ने आकर इतला दी कि मादरे वतन का बहादुरी से दिफा करते हुए कैप्टन अकबर शहीद हो गए हैं। तब अरशद लाज के दरोबाम इस साहने से लर्ज गए। लोग इस दिलेर सिपाही की जवान बेवा और मासूम बच्चे को देखकर आंसू जब्त नहीं कर सकते थे, लेकिन राबियां थीं कि सब्र जब्त और इस्तकलाल का पैकर बनी हुई थीं। मैं एक शहीद की बीवी हूँ, मुझे अपने शोहर के कारनामों पर फख्र है। खुदारा मुझसे अफसोस, दुख का इजहार ना किया जाए। वो पुरसे के लिए आने वाले लोगों से कहती और अपने नन्हे मुन्ने से बेटे जवाद अकबर को सीने से लिपटाकर अपने कमरे में चली जाती, तन्हाई में दिल का बोझ हल्का करने के लिए, अपने आंसुओं से तकिया भिगोने के लिए। यहाँ तक कि अकबर की माँ राहत बेगम भी सब शिकवे भूलकर राबिया को सीने से लगाने आ पहुंची और फिर जवाद अकबर अपने पोते को सीने से लगाए फूट फूट कर रो रो दी। रो रो कर राबिया से अपने नारवा रवैये की माफी मांगती रहीं।
लाख वो अकबर से नाराज थीं, लेकिन उन्होंने ये तो कभी नहीं चाहा था कि अकबर उनसे रूठकर इतनी दूर चला जाए जहां से उनकी आहोजारी और मिन्नतें भी उसे वापस ना ला सकेंगी। वो नदामत और पछतावे की आग में जल रही थीं, कराह रही थीं, हाथ मल मल कर अफसोस करती रही थीं। ऐ काश मैंने अकबर की खुशी को अपनी खुशी समझा होता, उसकी हर ख्वाहिश को पूरा किया होता, उसकी पसंद को मुकद्दम जानते हुए उसका ब्याह करती, प्यार से चाहत से दुल्हा बनाती, उसके सेहरे पर से रुपए निछावर करती, सदके खैरात करती। जब वो मैदान जंग में जाने से पहले फयाज की ससुराल में राबिया के साथ मुझसे मिलने आया था, मैं नसीबों जली उससे मिलने से इनकार न करती। जाने से पहले उसकी शक्ल तो देख लेती, सीने से तो लगाती। हाय मैं कम वक्त, माँ के रूप में डायन, मैं करम जली, क्यों अपने ही खून की दुश्मन हो गई। अरे मेरे बच्चे, तो अपनी गुनाहगार माँ को कितनी बड़ी सजा दे गया है। वो सीना को भी करते करते बेहोश हो जाती। फयाज और फरद की हालत भी दगरगों थी। फयाज सबसे बेहद शर्मसार सा था। ये सब उसी का किया धरा तो था। रमना को हासिल करने के लिए उसने सबको आपस में लड़ा दिया था, खून से खून को जुदा कर दिया था, और वो अपने किए पर माँ की तरह शिद्दत से पछता रहा था। और बेचारी फरहद सब नाराजगियां भुलाए सास को संभालने, उनकी देखभाल करने में मसरूफ थी। उधर रमना तो जैसे दीवानी होकर रह गई थी। उसे सदमे पर सदमा बर्दाश्त करना पड़ रहा था। अकबर की जुदाई, उसकी मौत का सदमा क्या कम था। सभी घर के लोग जैसे फना होकर रह गए थे। फिर जंग को खत्म हुए, जिल्लत आमेज शिकस्त नसीब हुए। 2 महीने तो गुजर चुके थे और अभी तक मेजर साकिब का कोई अता पता ना था। कर्नल शफीक और बैरिस्टर अरशद उसका खोज लगाने की बथेरी कोशिश कर चुके थे, पर रेड क्रॉस के जरिए से भी कुछ मालूम नहीं हो सका था। आया वो दुश्मनों की कैद में है या मैदान जंग में काम आ चुका है। फरीदा खानम तो सब्र हिम्मत की तस्वीर बन गई थी। वो हर वक्त जाए नमाज पर बैठी इबादत करती रहती थीं, कुरान पाक खोले तिलावत करती रहती। अगर मेरा साकिब, मेरा लाल जिंदा है तो किसी न किसी दिन मुझसे आन मिलेगा, और अगर मेरे रब्बुल इज़्ज़त ने उसे शहादत का दर्जा दिया है, वो मादरे वतन की नामोज की खातिर शहीद हो गया है, तो मेरा तो मेरा सब्र अजीम है। मेरे अल्लाह की भी नजरे कर्म है उस पर। मैं एक बहादुर जरी बेटे की माँ हूँ, फिर मैं आंसू क्यों बहाऊं, सीना को भी क्यों करूं। मेरा साकिब ये कभी पसंद नहीं करेगा कि उसकी माँ रोए, बैन करे, वावेला करे। मेरा बेटा तो अजीम है। मैं तो आप सब लोगों की और कौम की मुबारकबाद की मुस्तहिक हूँ कि मैंने इतनी जरी और जांबाज बेटे को जन्म दिया है, जो कि वतन की मिट्टी के तकद्दुस पर कुर्बान हो गया है, जिसने जान की बाजी लगा दी है लेकिन फर्ज से मुंह नहीं मोड़ा। फरीदा खानम हर आने जाने वाले से यही कहती, फिर सजदे में झुक जाती। बहुत ही बुलंद और ऊंचे थे इन मुकद्दस माओं के जज्बे, इन बीवियों बहनों के जज्बे। ऐसी अजीम खवातीन तो तारीख रकम करती हैं। इनके कारनामे बरस बरस तक याद रखे जाते हैं और सुनहरी हरफों में लिखे जाते हैं। रमना हर वक्त फरीदा खानम के करीब रहती थी, और फरीदा खानम की तमाम तर मोहब्बत भी जैसे रमना के वजूद में सिमट कर रह गई थी। वो उसे देख देख कर जी रही थी। कुछ दिनों से फरीदा खानम की तबीयत जैसे बोझल सी थी। वह दिन ब दिन कमजोर भी तो होती जा रही थी। खाने पीने खुराक से तो वो जैसे लापरवाह सी हो गई थी। रमना या कर्नल साहब जबरदस्ती साथ खिलाते तो चंद वाले हलक से नीचे उतर जाते, वरना वो अपने लिए कोई तरद्दुद ना करती। आज भी उनका दिल सुबह ही से बेहद उदास था। वो कुछ खा नहीं सकी थी, और रमना के इसरार के बावजूद उन्होंने रमना को प्यार से मना कर दिया था कि वो तबीयत में गरानी महसूस कर रही हैं। फिर रमना ने भी फाका ही किया। अकेले बैठकर खाने का उसका दिल भी ना चाहा। रमना बेटा, मुझे अभी खानसामा ने बताया है कि आपने और बेगम ने दोपहर का खाना नहीं खाया था। कर्नल शफीक शाम को वापस आए तो उन्होंने इस्तफसार किया। जी अंकल, बस कुछ खाने की ख्वाहिश ही महसूस नहीं हुई। रमना फरीदा खानम पर लिहाफ डालकर मुड़ी जो ओंग रही थी। ना रमना बेटा, ये बहुत बुरी बात है। क्या आप ये चाहती हैं कि साकिब वापस आकर मुझसे झगड़ा करे कि मैंने आपकी और बेगम की सही देखभाल नहीं की? बाबा, वो तो बहुत ही नाराज हो जाएगा मुझसे। वो रमना का हाथ पकड़कर फरीदा खानम के बेड पर ही बैठ गए। वो तो इन दोनों को तसल्ली और हौसला देना चाहते थे। साकिब आ क्यों नहीं जाता अंकल? मैं तो उसकी सूरत देखने को तरस कर रह गई हूँ। रमना ने बेबसी से अपना सर कर्नल साहब के कंधे पर रख दिया तो वो निहायत वसूख से बोले, रमना, वो और किसी की सदा सुने या ना सुने, लेकिन अगर आप उसे सच्चे दिल से याद करेंगी, उसे पुकारेंगी, तो वो जिंदगी की आखिरी हदों से भी लौट कर आपके पास आ जाएगा। वो गंभीर लहजे में पुरयकीन अंदाज से बोले तो रमना बेकसी की तस्वीर बन गई। अंकल, और किस तरह बुलाऊं मैं साकिब को? आप ही मुझे कोई तरीका बताइए। नींद मेरी आंखों से रूठ गई है। मैं बरसों से बेख्वाब हूँ। मेरी रातें रोते तड़पते, दुआएं मांगते और सजदे में पड़े पड़े गुजर जाती हैं। सच कहती हूँ अंकल, मेरा तो अब दुआओं पर से एतमाद उठने लगा है। सजदे, दुआएं, सभी कुछ तो बेअसर हो गया है। वो करा उठी। साकिब, साकिब, बताओ मैं तुम्हें किस तरह पुकारूं, कैसे बुलाऊं? रमना ने रो रो कर मुंह छुपा लिया। फरीदा खानम के कानों में रमना की गिरियाजारी की आवाज़ पहुंची तो वह घबरा कर उठ गईं।
रमना, रमना बेटा क्या हुआ है, आप रो क्यों रही हैं? वो सहमी हुई आवाज में पूछने लगी। या अल्लाह खैर करना, मेरे साकिब की कोई अच्छी खबर सुनाना, खुदा करे वो बखैरियत हो। उन्होंने दहलकर दुआ मांगी। कुछ नहीं बेगम, आप अपनी तबीयत पर काबू रखें, तो फिर हम आपको एक खुशखबरी सुनाएं। वो बोले। खुशखबरी? उन्होंने बेयकीनी से उन्हें देखते हुए दोहराया। कर्नल बशाश अंदाज से मुस्कुरा रहे थे। कर्नल साहब, आप क्या कह रहे हैं? क्या क्या मेरे साकिब की कोई इत्तला मिल गई है? उन्होंने कर्नल का बाजू जोर से झंझोड़ डाला। कर्नल ने उनके हाथ पर हाथ रखकर थपथपाया। हाँ बेगम, आज हम मिलिट्री अस्पताल गए थे। वहाँ एक जख्मी सिपाही मोहम्मद आरिफ ने बताया कि वो मेजर साकिब के साथ सलहट सेक्टर में था। उसने बताया कि साकिब की रेजिमेंट ने हथियार नहीं डाले थे, बल्कि सरेंडर के बाद भी मुकाबला जारी रखा था। वो मुसलसल दुश्मनों से नबर्द आजमा थे, उन्हें जिक पहुंचा रहे थे, क्योंकि उन्होंने और उनके साथियों ने मुसम्मम इरादा कर लिया था कि वो हथियार फेंक कर जिल्लत की जिंदगी बसर नहीं करेंगे, बल्कि टीपू सुल्तान के नक्शे कदम पर चलते हुए इज्जत की मौत कबूल कर लेंगे। फिर 18 दिसंबर तक मोहम्मद आरिफ साकिब की रेजिमेंट के साथ रहे और उन्होंने दुश्मनों की फौज को खूब नुकसान पहुंचाया। फिर 18 दिसंबर को ही भारतीय फौज और मुक्ति वाहिनी पर हमला करते हुए आरिफ शदीद जख्मी हो गए थे, पर बेहोश होने से पहले उन्होंने देखा कि साकिब बड़ी दलेरी से दुश्मनों का सफाया कर रहे थे। फिर वो अपने कुछ साथियों के साथ घने जंगलात में रुपोश हो गए। सिपाही आरिफ ने बताया कि उसे भारतीयों ने अस्पताल भिजवा दिया। वहीं उन्हें एक और मुजाहिद से मालूम हुआ कि मेजर साकिब ने भारतीय फौज को बहुत जिक पहुंचाई है और मुक्ति बाहिनी के गुंडे खास तौर पर साकिब को गिरफ्तार करने के लिए बेचैन थे। फिर सुनने में आया कि कुछ दिन पहले एक हमले में साकिब जख्मी होकर गिरफ्तार हो गए थे। ये सब कुछ बताते हुए कर्नल शफीक का चेहरा खुशी से तमतमा रहा था और साकिब के बक़ैयद हयात होने की खबर सुनकर ही बेयकीनी के आलम में गुमसुम बैठे थे। उनके चेहरों पर अजीब से तासुरात थे। अंकल, क्या ये सच है? आप हमें बहला तो नहीं रहे हैं ना? रमना का वजूद लर्ज रहा था। यही नहीं रमना, इसी महीने जख्मियों की दूसरी खेप नई दिल्ली से रावलपिंडी पहुंच रही है और उनमें साकिब भी शामिल है। कर्नल शफीक ने फरीदा खानम का हाथ खुशी से दबाया, जो शशदर सी बैठी थीं। खुदाया खुदाया, ये मैं क्या सुन रही हूँ? अंकल, क्या गुड्डू आ जाएगा? वाकई आ जाएगा? रमना बेहाल हो रही थी। हाँ बेटा, क्या अब भी तुम्हें दुआओं और सजदों पर यकीन नहीं है? कर्नल एतमाद भरे लहजे में बोले। रमना, ये हकीकत है कि तुम्हारी ही दुआओं की बदौलत अल्लाह ताला ने हमें साकिब लौटा दिया है, वरना किसे उम्मीद थी कि वो जिंदा होगा। और रमना, वो तो कलमा शुक्र पढ़ती वहीं कालीन पर ही सजदा रेज हो गई। वो रब बारी ताला के हजूर झुकी ज़ारो कतार रो रही थी और फरीदा खानम के मुर्दा तन पर जैसे किसी ने दमे ईसा फोंक दिया था। वो उठकर बैठ गईं, चेहरे पर रौनक आ गई। रमना बेटी, मुबारक हो तुम्हें। फरीदा खानम की लरसती हुई आवाज आई तो वो उनसे लिपट गई और उन्हें भी मुबारकबाद दी। फिर वो अपने माँ बाप और घर वालों को ये खुशखबरी सुनाने के लिए बेचैन हो गई और कर्नल साहब से इजाजत लेकर वहां से भाग खड़ी हुई। जब वो घर पहुंची तो वहां गैर मामूली सन्नाटा छाया हुआ था।